तो भाई लास्ट वीडियो में अपन ने वेक्टर्स के बारे में कुछ स्टार्टिंग की बेसिक चीजें हमने सीखी। और भी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट वाला वेक्टर्स का वीडियो जरूर देख लेना। तो अब हम आगे की स्टोरी में देखेंगे कि वेक्टर्स को और कैसे करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि वेक्टर्स को एक एरो से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज कोई अपना एक दोस्त दौड़ रहा है, उसकी स्पीड कुछ v है, ठीक है, या उसकी वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में कुछ v है। तो मैंने एक वेक्टर v बना लिया कुछ इस तरीके से, ये वाला एरो, ठीक है, और ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो हम इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब अपन इस वेक्टर के बारे में लिखेंगे, बात करेंगे, तो हम बेसिकली उस अल्फाबेट का यूज करेंगे, जो भी अल्फाबेट हम उस वेक्टर के लिए बना रहे हैं, प्लस उसके ऊपर एक एरो लगा दो। तो ये एरो ये बताता है कि जो v है ये उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे हमने एक चीज सीखी थी कि वेक्टर्स जो होती है इसकी एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है जिस वजह से ये हमारे लिए इतना ज्यादा यूजफुल है, और वो होती है पर्सपेक्टिव इनवेरिएंसी, है ना। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, हमने ये जाना था कि मैं बनाऊं वेक्टर या आप बनाओ वेक्टर, कोई भी बनाए वेक्टर, सबके लिए वो सेम होने वाला है ना। कोई चेंज नहीं आता, ना उसकी डायरेक्शन बदलती है ना उसका मैग्नीट्यूड बदलता है, ठीक है। इसी पर्सपेक्टिव इनवेरिएंसी का एक और रिजल्ट है जिसको हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर है उसको आप स्पेस में कहीं भी मूव करा सकते हो, इस तरीके से कैसा भी मूव कराओ, देखो ना उसकी डायरेक्शन बदल रही है ना उसका मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई बदल रही है ना। तो वेक्टर नहीं बदलने वाला है। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आगे अपन देखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स को स्पेस में आप कहीं भी मूव करा सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे, पर इसको घुमाना नहीं है, उसको खींचना नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर्स को स्पेस में कहीं भी घुमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपन देखते हैं कि एक वेक्टर की जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है उसको किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो सपोज अपने पास वही v वेक्टर है जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। तो इस v वेक्टर को अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना लूं तो अपन देख सकते हैं कि इसका जो हेड होगा उसका कुछ कोऑर्डिनेट x2 y2 कुछ भी हो सकता है, उसका जो टेल होगा पुच्छी उसका कोऑर्डिनेट कुछ x1 y1 हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं x में उसकी लेंथ कितनी होगी, तो x में उसकी लेंथ बोल सकते हो x2 माइनस x1। सिमिलरली y में उसकी लेंथ कितनी होगी, तो आप बोल सकते हो y2 माइनस y1, ठीक है। और अगर आप ध्यान दो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपन पाइथागोरस खेल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और वहीं से अपन बता सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होगी वही इस वेक्टर की लंबाई होगी या मैग्नीट्यूड होगा। तो यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इस वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड बता सकते हो, विच विल बी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो अपन ने यहां लिख रखा है, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, मतलब एक्स और वाई में अगर ऐसा कुछ टेढ़ा वेक्टर है या ऐसा स्ट्रेट लाइन है या वर्टिकल लाइन है तो अपन इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और एक नोटेशन ये है कि जब भी अपन लेंथ की बात करें, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड या लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हम वेक्टर बना लेते हैं और उसके आसपास 2 दीवार खड़ी कर देते हैं, 2 मतलब मॉड्यूलस लगा देते हैं। तो ये मॉड बताता है कि हम उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज, अगर आपने ऊपर से एरो हटा दिया, अगर आपने वेक्टर के ऊपर से एरो हटा दिया तो अगेन जो लेटर है वो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस है जो ध्यान रखेंगे। तो लेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर निकालने में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और अपन सीख सकते हैं कि अगर मैं सोचूं कि वेक्टर ये है, ठीक है, हेड से टेल तक, तो इस वेक्टर के टेल से हेड तक पहुंचने के लिए अगर मैं डायगोनल नहीं चल सकता, है ना, चेस की तरह, मैं सीधा सीधा चल सकता हूं। यहां से यहां जाना पड़ेगा x में, फिर यहां से यहां जाना पड़ेगा y में, तो मैं उसके हेड पे पहुंच जाऊंगा और वहीं से अपनी लेंथ भी निकल आएगी, है ना। बेस की लेंथ का स्क्वायर प्लस हाइट की लेंथ का स्क्वायर, दिस विल गिव यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास सोचो कोई 3 डायमेंशन में वेक्टर्स है, ऐसा बाहर कोई निकला हुआ है 3D में, तब क्या करेंगे, तब भी हमारे पास यही जुगाड़ है ना। देखो 3 डायमेंशन में अगर कोई वेक्टर से निकला हुआ है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, कुछ x में चलना पड़ेगा, कुछ z में चलना पड़ेगा, कुछ y में चलना पड़ेगा, तो आप पहुंच जाओगे उसके हेड तक, है ना। और x में जितना चले उसका स्क्वायर लिख लो, y में जितना चले उसका स्क्वायर लिख लो, z में जितना चले उसका स्क्वायर लिख लो और अंडर रूट ले लो। तो बेसिकली ये चीज आपको इस वेक्टर a, जिसका नाम मैंने a दिया है, इसकी आपको लेंथ या मैग्नीट्यूड बताने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लेंथ या मैग्नीट्यूड को बता सकते हैं किसी भी वेक्टर के लिए। नेक्स्ट चीज आती है कि हम बेसिकली 2 प्रकार के वेक्टर्स को ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ वेक्टर है वो कहलाता है पोलर वेक्टर, ठीक है। पोलर बोलने का क्या सेंस है
कोई भी वेक्टर जिसको एज एन एरो हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ एक एंगल दिया होता है, मतलब उसकी लेंथ हमें पता होगी और उसकी डायरेक्शन हमें थीटा के तौर पे पता होगी, तो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। ठीक है, तो पोलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेंथ चाहिए और एक एंगल चाहिए, और इस एंगल को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापना है। जितने भी वेक्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें से काफी सारे इस टाइप के पोलर वेक्टर होने वाले हैं, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप आता है एक्सियल वेक्टर्स। अब ये एक्सियल वेक्टर्स को सूडो वेक्टर्स भी बोलते हैं, मतलब नकली वेक्टर्स। एक्चुअली कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जो रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है। ठीक है, अब उनके घूमने के सेंस से एक डायरेक्शन का पता लगता है। सपोज अपना फैन है, ठीक है, अब वो फैन अगर एक डायरेक्शन में घूम रहा हो तो उसको हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बोल सकते हैं। अगर वो उल्टा घूम रहा हो तो उसको अपन अगेन कोई दूसरी डायरेक्शन बोल सकते हैं। मतलब घूमने में भी एक तरीके को हम कुछ बोल सकते हैं, दूसरे तरीके को हम कुछ और बोल सकते हैं, है ना। तो दो डायरेक्शन हो सकती है घूमने में भी, एक ऐसा एक उल्टा। अगर घड़ी के हिसाब से चल रहे हो तो क्लॉकवाइज कहलाता है, अगर घड़ी के उल्टा चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। ठीक है, अब इनकी डायरेक्शंस कैसे निकाली जाए, तो इसके लिए हमारे पास हमारा राइट हैंड है। ठीक है, अगर आप लेफ्टी हो तो एक दुख की बात है कि आपको राइट हैंड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या चीज है, सपोज आपका फैन ऐसे से घूम रहा है, ठीक। अब इसमें अगर आप अपने फिंगर्स को लो और फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में कर्ल करो, घुमाओ, ठीक है, जैसे मैंने बोला ऐसे घूम रहा है, ठीक, अपने फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, तो जहां आपका अंगूठा पॉइंट करेगा ये वेक्टर ऐसे करके यही निकल के आएगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि कोई चीज उल्टी घूम रही थी ऐसे, तो अब आप क्या करोगे, ऐसे घुमाओगे अपने हाथ को ऐसे, तो आपका अंगूठा नीचे आएगा, तो अब की बार ये वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी नीचे। ठीक है, तो इन एक्सियल वेक्टर्स को हम बेसिकली जहां भी रोटेशनल चीज हो रही होगी या घूमने वाली चीजें हो रही होंगी या घूमने वाली फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वहां पे हम यूज करेंगे। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स है, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर मोमेंटम, इसी तरीके से काफी सारी चीज हम देखेंगे आगे जिसमें एक्सियल या सूडो वेक्टर्स का यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटी सी चीज आपके मन में आ सकती है कि यार अपन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक ही तरीका देखेंगे और वो एक तरीका अपना ब्रह्मास्त्र होने वाला है जो हर जगह लगेगा। ठीक है, तो सपोज अपने पास दो वेक्टर दिए, कुछ वेक्टर ए दिया है, कोई वेक्टर बी दिया है, अब स्पेस में दूर दूर रखे। तो स्टार्टिंग में अपन एक चीज बोली थी कि पर्सपेक्टिव इनवेरियंस की वजह से या फिर इसको आप स्पेस में कहीं भी घुमा फिरा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, दोनों में से किसी को भी कहीं भी घुमा फिरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होगा तो आप एक को पकड़ो और उसकी पूंछ को दूसरे वाले की पूंछ से ज्वाइन कर दो, मतलब एक की टेल को दूसरे वाले की टेल से ज्वाइन कर दो। ठीक है, टेल टू टेल ज्वाइन करना है अपन को, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, यही उनके बीच का एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम इसको एंगल थीटा बोल सकते हैं। अब सपोज अपने पास कोई दो वेक्टर्स है, मान लो एक वेक्टर ऐसा है, कोई भी है, मान लो ए, कोई दूसरा वेक्टर है बी, मान लो कुछ ऐसा बी। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल निकालना है तो क्या करोगे, सेम काम करना है, पकड़ लो, इनको टेल टू टेल ज्वाइन कर दो, ठीक, ऐसे छोड़ दो। अब इनके बीच में जो ये वाला एंगल, इनके बीच वाला एंगल, ये आपका थीटा होगा। तो इस तरीके से अपन किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ऑलराइट, इसके आगे हम कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को देख लेते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है जैसे इक्वल वेक्टर्स, देखो नाम में ही है इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, वेक्टर्स की क्या खास बात है, वेक्टर के पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है उसकी मैग्नीट्यूड, एक होती है उसकी डायरेक्शन। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और उनकी डायरेक्शन भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वल का मतलब है उनकी लेंथ या मैग्नीट्यूड सेम होगी और उनका डायरेक्शन भी सेम होगा। अगर दोनों एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो वो पैरेलल होंगे, देखो, और उनकी लेंथ भी सेम होगी, देखो, डिप्टो फोटोकॉपी एक दूसरे की, दोनों सेम सेम। ठीक है, इसी के आगे आता है अनइक्वल वेक्टर्स। अब जैसे इसके नाम में आप देख सकते हो कि भाई अनइक्वल, दोनों बराबर ही नहीं है। ठीक है, तो वो इक्वल कैसे हो रहे थे, उनकी लेंथ भी सेम हो रही थी, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो रही थी, तभी वो इक्वल कहला रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं अनइक्वल वेक्टर्स है तो या तो उनकी लेंथ अलग होगी, या तो उनका डायरेक्शन अलग हो, या तो दोनों ही अलग होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं अनइक्वल वेक्टर्स के एग्जांपल, सपोज ये एक थोड़ा लंबा वेक्टर है, ये थोड़ा छोटा वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन भी अलग अलग है,
तो इस केस में हमारी लेंथ भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, ठीक है। सेकेंड केस में देखो, इनकी लेंथ हो सकता है बराबर बराबर हो, लेकिन इनकी डायरेक्शन अल्टी पल्टी है, तो अगेन अनइक्वल वेक्टर्स। ये देखो दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड या उनकी लेंथ अलग अलग है, तो अगेन ये अनइक्वल वेक्टर्स में कहलाएंगे। तो या तो लेंथ अनइक्वल हो, या डायरेक्शन अनइक्वल हो, या दोनों ही अनइक्वल हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो वेक्टर्स होते हैं उनको अपन अनइक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं पैरेलल एंड उसका भाई एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो वो हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक है। पैरेलल या इसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर, सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर्स पॉइंट कर रहे हैं तो वो पैरेलल होंगे। अब जरूरी नहीं है कि उनकी लेंथ सेम हो, लेंथ सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री कैसे होगा? सपोज दो वेक्टर्स है, ठीक है, ये हेड है, ये इसका हेड है, एरो है ना, ऐसा दो वेक्टर्स है। अगर इनके बीच का एंगल निकालना है तो इनकी टेल से टेल जोड़ दो ऐसे, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल क्या है? ये, ठीक। अगर हम बोलता हूं इनके बीच के एंगल में कम करते जाऊं, कम करते जाऊं, कम करते जाऊं, कम करता हूं, कम करके ऐसा हो गया, तो क्या दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं हो गई क्या? देखो दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो दीज आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करूं तो एंटी, अगर वो पैरेलल था तो एंगल था 0 डिग्री, एंटी मतलब एकदम उल्टा, 0 का उल्टा इधर 180 हो जाएगा। तो अगेन अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है सेम कंडीशन में, अगर बोलते हैं एंटी पैरेलल होने तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे ऐसे, तो इनके बीच का एंगल अब कितना हो गया? इनके बीच का एंगल अब ये वाला 180 डिग्री हो गया, है कि नहीं? तो एंटी पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इनकी लेंथ सेम हो या डिफरेंट हो, कैसी भी हो सकती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन के हिसाब से हम पैरेलल या एंटी पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो मजेदार बात, एक पॉइंट याद रखेंगे कि सारे इक्वल वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर जरूरी नहीं कि इक्वल हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर्स में अपन ने देखा था उसकी लेंथ भी सेम होती है और उसकी डायरेक्शन भी सेम होती है। तो अगर डायरेक्शन सेम हो गई तो पैरेलल तो हो ही गया, लेकिन अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है अपने पास तो गारंटी नहीं है ना कि उसकी लेंथ भी सेम हो। सो ये पॉइंट को अपन याद रखेंगे कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अगर मैं किसी वेक्टर के आगे एक नेगेटिव साइन लगा दूं तो उससे हमें क्या समझ में आता है? तो बेसिकली देखो, वेक्टर के पास दो प्रॉपर्टीज है, एक है उसकी डायरेक्शन, एक है उसकी मैग्नीट्यूड या लेंथ। तो अगर मैं नेगेटिव लगा दूं, किसी चीज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव कैसे हो सकता है? क्या आपने सुना है -5 किलो चावल? तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव। तो एक ही चीज बचती है, डायरेक्शन। जैसे अपन ने एंटी पैरेलल में भी देखा, पलटी हो जाता है। तो अगर डायरेक्शन अल्टी पल्टी हो तो अपन एक माइनस साइन लगा सकते हैं। मतलब मान लो अपने पास कोई वेक्टर ए है, उसकी डायरेक्शन यहां पे है, ठीक है। तो माइनस ये कैसे बना सकते हैं अपन? तो माइनस के लिए बस इसको उठा के पलटी कर दो, मतलब इधर कर दो, ठीक है ना। इसकी लेंथ बदलेगी, बस इसका डायरेक्शन पलटी हो जाएगी, ठीक है। तो किसी वेक्टर के आगे आप अगर एक माइनस साइन लगा देते हो तो उसकी डायरेक्शन पलटी हो जाती है, उसकी मैग्नीट्यूड नहीं बदलती। तो नेगेटिव बोले तो डायरेक्शन को पलटी करना है। इसके बाद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो काफी सारे लोगों को यूनिट वेक्टर के साथ बड़े गिले शिकवे होते हैं, बड़ा पंगा करता है ये, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये सबसे पावरफुल और सबसे यूजफुल वेक्टर है अपने लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस तरीके सबसे पावरफुल और सबसे यूजफुल वेक्टर है। इसका नाम देखो क्या है, यूनिट वेक्टर। तो कभी भी आप ध्यान दो, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। अब ये 1 क्या हो सकता है? ये 1 उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। मतलब एक यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं, ठीक है। अब कोई भी एक मन में नंबर ले लो, ठीक है। अब मान लो उस नंबर को हमें 1 बनाना है, तो किस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं? सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, मान लो आपने ले लिया 10। अब 10 को अगर मुझे 1 बनाना है तो आप क्या क्या कर सकते हो? पहला काम आप कर सकते हो 10 - 9 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 1। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर मैं 10 से 10 को डिवाइड कर दूं तो अगेन मुझे मिल जाएगा 1। मतलब अगर मेरे पास कोई जनरल नंबर हो, मान लो n है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब n को अगर 1 बनाना तो क्या करोगे? तो n से एक छोटा नंबर उसमें से माइनस कर दोगे, जैसा अपन ने यहां किया था, ठीक है। तो आप बोलोगे सर n माइनस एक छोटा नंबर, मतलब n - 1 कर दो, तो यहां से आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। एक काम और क्या कर सकते हो, n को n से डिवाइड कर दो तो अगेन 1 मिल जाएगा। तो अगर आप एक चीज देखो,
ये जो सेकंड वाला है जिसमें अपन सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा है। अगर मैं आपको 1 करोड़ कुछ भी नंबर दे दूं, ठीक है, तो उन नंबर को अगर 1 बनाना है तो आप उस नंबर को उसी से डिवाइड कर दो, तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, अपन को सीधा सीधा 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही तरीका सबसे इंटरेस्टिंग है और इसको अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो समझना, तो अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, कैसा भी वेक्टर है, तो उस वेक्टर की अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए हो, उसका मैग्नीट्यूड हमें फिक्स कर देना है कि भैया मैग्नीट्यूड हमको 1 चाहिए, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो एक यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन को पॉइंट करता है। तो अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, ठीक है, और उस वेक्टर की हमें डायरेक्शन बतानी है, तो उसके लिए हम उसके यूनिट वेक्टर की तलाश करेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बताने के लिए एक नोटेशन है, हम बेसिकली जो भी हमारे पास वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर का अल्फाबेट लिख लो, जैसे ए, और उसके ऊपर एक ऐसा कैप चढ़ा देते हैं, कैप या हैट भी बोलते हैं उसको, टोपी या हैट, ठीक है। तो किसी वेक्टर के ऊपर एक कैप लगा दोगे या हैट लगा दोगे तो उसका यूनिट वेक्टर बन जाता है। अब इस यूनिट वेक्टर को निकालेंगे कैसे, वो अपन आगे देखने वाले हैं। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया फिक्स, तो क्या चीज आपको बताएगा, अब वो आपको सिर्फ उस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होगा। तो यूनिट वेक्टर एक बहुत ही पावरफुल टूल है, क्योंकि इससे अपन किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर को आगे देखने से पहले कुछ एक कन्वेंशन हम सीखते हैं, ठीक है, जो कन्वेंशन जनरली यूज किए जाते हैं वेक्टर्स को बताने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला कन्वेंशन था कोऑर्डिनेट सिस्टम का नामकरण, ठीक है, इसका नाम चेंज किया गया, क्यों, क्योंकि वेक्टर्स एक डिफरेंट चीज है, तो इसको डिफरेंटली बताने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी नामकरण थोड़ा सा चेंज किया गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स एक्सिस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन बताने के लिए अगेन अपन ने यूनिट वेक्टर्स का यूज किया था, तो एक्स एक्सिस को हम आई कैप बोल देते हैं, ठीक। सिमिलरली वाई भी एक डायरेक्शन को बताता है, तो हम इसके लिए जे कैप बोल देते हैं। सिमिलरली जी एक्सिस जो है वो भी एक डायरेक्शन बता रही होती है, तो इसको हम के कैप बोल देते हैं। ये सारे स्मॉल लेटर्स में हम लिखते हैं। तो किसी भी नंबर के आगे आपके पास अगर आई कैप है, जे कैप है, तो आप समझना कि आपको आई में इतना जाना है, जे में इतना जाना है एंड के में इतना जाना है, ठीक है। इस तरीके से अपन इस कन्वेंशन का यूज करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल अपन देख लेते हैं जल्दी से। तो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैं बोल दे रहा हूं, कुछ भी बोल देता हूं, बी फॉर बाला वेक्टर। तो अगर हम इस वेक्टर को अपने कन्वेंशन के हिसाब से आई डायरेक्शन और जे डायरेक्शन बताना चाहते हैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो इसके लिए हम बेसिकली देखो क्या करेंगे, इसका आई में देखो क्या है, आई के साथ देखो 4 लगा है, मतलब आपको 4 यूनिट्स आई डायरेक्शन में चलना है, प्लस इसके बाद आपको 2 यूनिट्स जे डायरेक्शन में चलना है, मतलब आप बेसिकली आई में 4 यूनिट चल लो, ठीक है, ये 4 है, और जे में 2 यूनिट चल लो। तो इनिशियल पॉइंट क्या है यहाँ पे, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, जो कि यहाँ पे ओरिजिन है, और फाइनल पॉइंट कहाँ है, जहां पे चल के आप जा रहे हो, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल को अगर आप जोड़ देते हो तो आपको ये बी वेक्टर मिल जाएगा, तो ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो किसी वेक्टर को बनाना है इस तरीके से अपन बनाएंगे, कुछ एक्स में चलेंगे, कुछ वाई में चलेंगे, और 3D में अगर है तो कुछ जी में भी अपन चल लेंगे। तो इनिशियल से फाइनल को जोड़ोगे तो आपको वो वेक्टर मिल जाएगा। अब मजेदार बात कि इस यूनिट वेक्टर को हम निकाले कैसे, ठीक है। तो उसका जुगाड़ अपन ने क्या देखा, कोई भी चीज आपको दी हो उसी से उसको डिवाइड कर दो। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई वेक्टर है, ठीक, उसकी मैग्नीट्यूड को हमें 1 बनाना है, मतलब उसका जो भी मैग्नीट्यूड है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो वो कट पिट के 1 बन जाएगा, सेम लाइक n अपॉन n। उसके पास क्या बच जाएगी, उसके पास सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगी। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, सपोज जैसे मैंने यहाँ ए वेक्टर की बात की है, तो इसको अगर मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। तो यहां से अपन को उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा और ये हमारे आगे जाके बहुत काम आएगा। तो इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं। सपोज अपने पास कोई वेक्टर है पी, ठीक है, इस पी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अगर मैं इस पी वेक्टर को बनाऊं तो मैं देख सकता हूं कि पी वेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अपन को आई में 3 यूनिट चलने, जे में 2 यूनिट चलने, तो अपने को ये पी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो मुझे इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो हमें देगा क्या, वो हमें इस डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर देगा जिसकी लेंथ 1 यूनिट होगी। तो कुछ ऐसा वेक्टर हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अपने पास जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो वो चीज अपन ने लिख दी। तो इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप भाग लगा दो, डिवाइड कर दो, ठीक है।
तो इसके आगे आप क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर आएगा ये आएगा आपका √13, तो इसको इन दोनों के नीचे ऐसे करके चिपका सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो रिजल्ट आया है यही आपका वो यूनिट वेक्टर है जो इस P की डायरेक्शन में तो है, लेकिन इसका लेंथ जो है वो 1 यूनिट है ना। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आप एक बार करके देखना तो आपको 1 ही मिलेगा। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर्स को अपन यूज कर सकते हैं और इनके और भी यूजेस अपन आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेक्टर्स है जो हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।